चैप्टर दिया हुआ है, हाँ देखिएगा इंडस्ट्री, हम लोग का क्या क्या टॉपिक हो गया था कवर। तो हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ चुके थे, साथ में इंडस्ट्री पढ़ चुके थे। अब हम लोग का टॉपिक है इंडस्ट्री, सॉरी एग्रीकल्चर पढ़ चुके थे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, देख वीडियो सारा तुम लोग के पास अपलोड है, उससे ज्यादा मेरे को और कुछ मत बोलना। ठीक है, वीडियो में बहुत अच्छा आया हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। घर पे बैठ के अगर रिवाइज करना हो तो वीडियो चला के आराम से रिवाइज कर सकता है। अब आते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से देखेगा तो इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि आज किसी देश का डेवलपमेंट अगर मोहताज है तो हमको लगता है कि एक ही चीज का मोहताज है, और वो मोहताज क्या है? हमारा इंडस्ट्री, उसी का मोहताज है ना। आज पूरे जो भी कंट्री या जो भी स्टेट आज के डेट में आगे है उसका एक ही मुद्दा है कि उस स्टेट में क्या है? इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के रूप में गुजरात को ले ले, आज मोदी जी का नाम ऐसे ही नहीं होता ना भाई। गुजरात के लोगों को आज खाने के लिए दर भटकने का जरूरत नहीं है। कितने गुजरातियों को तू बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखा है? कभी तेरे को मिला है कोई गुजराती? गिना चुना हार्डली 1-2-3% आदमी तुमको क्या मिलेगा? ऑल ओवर इंडिया में तुमको घूमते हुए मिलेगा, वरना गुजराती को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इवन बैंगलोर ले ले, वहां के लोग कहीं नहीं जाते हैं। दिल्ली ले ले, दिल्ली के लोग कहीं नहीं जाते हैं। तुम दिल्ली में जाएगा, हर एक घर में एगो छोटा छोटा मशीन लगा हुआ है। कोई करोड़ों रुपया वहां पे नहीं, मशीन हर घर में छोटा छोटा मशीन है। क्योंकि पूरे इंडिया को जो सामान सप्लाई होता है, आज जो इसका मोटर बनता है, पंखा का मोटर, सबके घर में पंखा है, सारे जगह पंखा खराब होता है, लेकिन इसका मोटर किस तरीके से बनेगा? दिल्ली में जाएगा, हर घर में मोटर बनता है, हर घर में, सबके पास में कुछ ना कुछ काम है। तो इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा साधन है। जिस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, उसी तरह आज हमारा सबसे बड़ा हथियार कौन है? इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर हमारे देश को खाना देता है, एग्रीकल्चर हमारे देश को जिंदा रखता है, बट इंडस्ट्री हमारे देश को क्या करती है? शौकीन बनाती है, यानी कि हम लोग अपने तरीके से जी सकते हैं। जीडीपी में अगर आज हम लोग देखें, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आज हम लोग जीडीपी में देखें तो हमारे जीडीपी का बहुत सारा पार्ट कहां से आता है? इंडस्ट्री से ही आता है। तो हमारे देश में हर 5 साल के बाद परिकल्पना चलता है, 5 साल प्रोग्राम, 5 ईयर प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से हमारा 5 ईयर प्लानिंग होता है। क्या होता है हमारा 5 ईयर प्लानिंग? हर 5 साल में गवर्नमेंट ये देखती है कि हमको किस चीज के ऊपर क्या करना है? फोकस करना है। क्या करती है गवर्नमेंट? ये फोकस करती है कि किन चीजों के ऊपर में हमको क्या करना है? ज्यादा माथा लगाना। हर 5 साल में हमारा कुछ ना कुछ एम्बिशन रहता है। जैसे मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्या चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान, कि 5 साल में पूरे देश को क्या कर देंगे? स्वच्छ। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 2022 या 23 तक हर आदमी के पास में क्या होगा? घर होगा। शायद जहां तक हमको लगता है कि ये भी सपना लगभग पूरा हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिनके पास भी जमीन था, हमको लगता है कि लगभग 70% लोगों को क्या मिल चुका है? अपना पैसा मिल चुका है, सबका घर बन चुका है। मेरे नजर में जितने लोग हैं हमको तो सब दिखा, शायद ही कोई गिना चुना 1-2 को बचा हुआ है तो बचा हुआ, वरना जिनका जमीन था सबको घर बन गया। तो ये ममता बनर्जी या मोदी जी जिन्होंने भी सोचा था, जिनके वजह से ये देश आज आगे बढ़ रहा है, तो देखा जाए तो ये भी सपना पूरा हुआ। तो हर एक 5 साल में हम लोग इन चीजों पे फोकस करते हैं। बोल रहा है इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, विदाउट इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक लेवल ऑपमेंट इज नॉट पॉसिबल। पहले हम लोग के देश में नौकरियां कम थी। रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि हम लोग के देश में क्या था? इंडस्ट्री नहीं था। हम लोग दूसरे देशों से क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, उसके बाद बेचते थे। तो इंपोर्ट करने के बाद अगर हम सामान को बेचेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही सेक्टर इंप्रूव होगा। वो कौन सा सेक्टर था? सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर था? सर्विस सेक्टर। बट धीरे धीरे हम लोगों ने अब क्या स्टार्ट कर दिया है? इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगा तब तक किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसका सबसे जीता जाता एग्जांपल है बिहार। आज तक बिहार अगर पीछे है तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण क्या है हम लोग का? वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगा। चाहिए इंडस्ट्री आने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा चाहिए हम लोग को सड़क, और दूसरा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी और सड़क क्या आया? बहुत दिन के बाद आया। तो बोल रहा है कि ये हमारा इकोनॉमी का बैकबोन है। एज द रिजल्ट 2 5-year प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवर द इयर्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड
सेकेंडरी सेक्टर इनटू जीडीपी वाज स्लाइटली इंक्रीज। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर, कोई दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। तो बोल रहा है कि 2 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और उस समय हमारे जीडीपी में इसका पार्टिसिपेंट भी बढ़ा था। बोल रहा था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एनएमपी। देखिए सब ना अंडरलाइन करके पढ़ना अभिषेक, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में तुमको ये सारा चीज पूछेगा कि एनएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुमको वहां पे आंसर करना पड़ेगा द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। उसके बाद देख ऊपर में को आंसर एक और वहां पे की पॉइंट था, एज अ रिजल्ट द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी किसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। हर 5 साल में प्लान बनता है, ठीक है, तो 5 ईयर प्लान में यहाँ पे इसके पहले एग्रीकल्चर हुआ था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, वो भी एक प्लान का हिस्सा था, ये भी एक प्लान का हिस्सा था। तुमसे पूछेगा कि जीडीपी स्लाइटली इंक्रीज कब हुआ था, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। एनएमपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 2012। यानी कि बहुत दिन के बाद जाकर के हम लोग का इंडस्ट्री एक्चुअली था ही का 1991 ट्रेड लिबरलाइजेशन। तुम लोग सुन लो अच्छे से। तुम लोग को लगता है कि हम लोग का देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो नहीं, बहुत स्लो था। 1991 के पहले तक हमारे देश के हालात बद से बदतर थे, इतने बदतर कि तुम सोच भी नहीं सकता। इंडस्ट्री के नाम पे हम लोग के देश में कुछ नहीं था। इंडस्ट्री के नाम पे 2-4 गो इंडस्ट्री हम लोग के देश में बड़ा फेमस था, एगो आटा चक्की, ठीक है। उसके बाद में तुम लोग पुराना मूवी सब में देखा होगा तो अमिताभ बच्चन एक ही को इंडस्ट्री में काम करता था। पेपर यहाँ बनता था क्योंकि हम लोग के देश में पेपर बड़ा बिकता था, लोगों को न्यूज पढ़ने का बड़ा शौक था। उसके अलावा हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं था। 1991 में हम लोग का ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ था। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब, ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे देश में पहली बार ट्रेड को बढ़ावा मिला था। यानी आप ट्रेड कर लीजिए तो आपको ज्यादा कॉपी कलम का काम नहीं। उसके पहले तक ट्रेड अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई बहुत दिक्कत था। तो उसके बाद से तो बोला 2012 में पहली बार एनएमपी आया, विच हैज द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन। इसका काम क्या था? ये क्यों आया? ताकि ये मतलब इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर में ध्यान दे सके। ये हेड बना, किसका हेड बना? इंडस्ट्री सेक्टर का हेड बना। और इसका काम ही था कि अगर हमारा जीडीपी में 100 रुपया टोटल है तो उसमें कैसे करके हम किसको बढ़ाएं? इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट को हम धीरे धीरे क्या करें? बढ़ाएं। अब ये क्या करती थी? तो जो लोग भी इंडस्ट्री खोलना चाहता था उनको क्या करेगी? हेल्प करेगी। जिस तरह का हेल्प चाहिए वो खड़ी होकर के बोलती थी, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं इन द कंट्री लाइक इन इंडिया द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इमेंस इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? हमारे इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया का दिक्कत का बात क्या है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बोल सकता है या अंडर डेवलप कंट्री बोल सकता है, जो अभी भी पूरी तरीके से पकी नहीं है। अभी भी यहाँ के लोग इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं बन चुके हैं कि ये लोग अपना रोजी रोटी दूसरे देश का काम करके भी कमा लेंगे। विदेश में जब तुम जाएगा यूएस वगैरह में तो वहाँ के काफी सारे लोग इस काम में इन्वॉल्व है कि वहाँ का डेटा यहाँ बेच करके पैसा कमा लेते हैं। बट हमारे पास हमारा समाज 3 भागों में बटा हुआ है। एक हो गया हमारा अपर क्लास जो बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, दूसरा हो गया मिडिल क्लास जो ग्रेजुएशन, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करके हम लोग छोड़ देते हैं, और तीसरा हो गया जो हमारा 10 और 12 ही फेल है। अब जो 10 और 12 फेल है, जो मिडिल क्लास है, हम लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। आज हम लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? हम लोग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर में। हम लोग क्या बन रहे हैं? अकाउंटेंट बन रहे हैं। हम लोग क्या बन रहे हैं? सेल्समैन बन रहे हैं। हम लोग क्या बन रहे हैं? तो बिग बाजार में खड़ा होकर के कपड़ा बेच रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम लोग किस सेक्टर में जाने लगे? सर्विस सेक्टर में। अब पूरा का पूरा समाज सर्विस सेक्टर में थोड़ी चला जाएगा। तो भाई जो मिडिल क्लास था वो सर्विस सेक्टर चला गया, जो अपर क्लास था वो सॉफ्टवेयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगा। तो बचा हमारा जो लेबर क्लास था, तो उसके लिए तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ना भाई। तो लेबर वाले लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि उनको कोई जगह दे दो जहां पे बोलो हथौड़ा मारने, तो वो लोग क्या रहेगा? हथौड़ा मारते रहेगा, वो लोग वहां पे कोई दिमाग लगाने नहीं जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेलिंगटन जूट मिल ले। इनमें जो लेबर काम करते हैं वो लेबर कितना पढ़ा लिखा होगा? कोई 10 पास है, कोई 12 पास है, यही चल रहा है ना। तो यानी हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत था किस चीज का? इंडस्ट्री का। अभी हाल ही में हमारे देश के पूर्व थे, शायद अभी नहीं है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? नितिन गडकरी सर ना। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सर थे। नितिन गडकरी सर को बोला गया, एप्पल नहीं बोला था ना कि हम यहाँ पे क्या बेचे? एप्पल नहीं, कोई गाड़ी का कंपनी था कि हम लोग यहाँ पे गाड़ी बेचेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे गाड़ी, टेस्ला। उन्होंने बोला कि गाड़ी यहाँ पे आप बेचिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट गाड़ी का आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में करेंगे
और गाड़ी बेचेंगे इंडिया में। तो बोला कि इंडिया के लोगों को अब ये टेंशन नहीं है सर्विस सेक्टर का। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में काफी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं? तो विदेश में जितना लोग है सब लोग अपना सारा काम अब कहां से करवा रहे हैं? इंडिया से करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो श्रमिक है वो क्या मिल रहा है? सस्ते लेवल पे मिल रहा है। हम लोग को जो एमएनसी वगैरह जो काम करवा रहा है, जिस रेट पे काम करवा रहा है वो रेट एक्चुअली नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा रेट है। बट हमारे देश में जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, तो हम कम रेट पे भी उस काम को कर ले रहे हैं। तो उनका कहना था कि भाई हमारे को लेबर के बारे में सोचना है, तो आप एक काम कीजिए, इंडिया में क्या लगाइए? इंडस्ट्री लगाइए और इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचिए। अब इंडिया इसी प्रोसेस पे चलना शुरू कर दिए। किसी को भी बोलती है कि अगर आपको मार्केट चाहिए आप बेचोगे इंडिया में, और लेबर का भला कहां का करोगे? दूसरे कंट्री का ये चलेगा नहीं। इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? वो देश के चहीते प्रधानमंत्री, मतलब चहीते मंत्रियों में आगे गिना जाने लगा था। किसको? नितिन गडकरी साहब को। उनके आने के बाद से ही हमारा देश का जो रास्ता था ना, वो लाइक हम लोग अब धीरे धीरे डेवलपमेंट मोड पे चले गए थे। पाकिस्तान का हालत खराब हो गया था क्योंकि हम लोग बॉर्डर के सामने ऐसा रास्ता बना दिए थे जिसपे हम लोग अगर चाहें तो इमीडिएट बेस पे क्या नाम है अपना जो टैंक नहीं, जो जेट सब है ना जो उड़ता है, क्या बोलते उसको, हाँ फाइटर जेट सब जो है वो वहीं से उड़ करके वहीं से गोली को दाग सकता है। तो यानी वो इतने पावरफुल थे, इसीलिए बीजेपी ने उनको क्या कर दिया? अगला जो मंत्रिमंडल बना उनको हटा दिया। देखिए राजनीति का खेल है, यहाँ पे किसी को भी रखा नहीं जाता है। तो ये था इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री जब तक नहीं लगाएंगे इंडिया जैसे देशों का डेवलपमेंट संभव नहीं है। इंडिया अभी टॉप लेवल पे, और तू लोग ना सबसे अच्छा टाइम पे आया है। तुम लोग के पास बहुत खजाना है। पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ मुंह माने बैठा हुआ है। पूरा वर्ल्ड एक ही रीजन है, जो हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है वही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या? जनसंख्या। हर आदमी को चाहिए कि इंडस्ट्री लगा के प्रोडक्ट बेचना है। अब प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है? इंडिया। अब इंडिया इतना बड़ा जगह है कि सब लोग इंडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, बट इंडिया का आदमी लोग रहे थे। जितना ज्यादा रील्स हमारे देश में देखा जाता है उतना रील्स किसी देश में नहीं देखा जाता है। ठीक है, इंडिया के लोग रील्स बनाने में व्यस्त है। रहिए, अतः ए कंट्री लाइक इंडस्ट्रियल कैन बी सिक्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन मेनी वे। बोल रहा है कि किस तरीके से इंडस्ट्री हमारे देश को फायदा पहुंचा सकता है, देखेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्या बोल रहा है? सबसे पहला कि इंडस्ट्री अगर हमारे देश में आ गया तो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। दो कारणों से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एक, हमारे देश में प्रोडक्ट बनेगा तो जो लेबर का खर्चा था वो हमारे देश में लेबरों को मिलेगा। जब लेबरों को मिलेगा तो उनका घर अच्छा हो जाएगा, तो वो जीने का तरीका क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। एक तो ये वाला पार्ट था। दूसरा क्या पार्ट था कि इंडस्ट्री जब हमारे कंपनी यहाँ पे लगेगा तो हमको जो प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगा वो दूसरे की तुलना से काफी ज्यादा बेटर मिलेगा। तुम आज भी तुम लोग ही ना बोलता है कि चाइना का गुड्स है, पता नहीं कितने जल्दी खराब हो जाए, बट मेड इन इंडिया अगर देख लेते हैं तो बिलीव होता है कि नहीं 2-4-5 साल तो चलबे करेगा। दूसरा बोल रहा है, इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एग्रीकल्चर इज फैमिली सेंट्रिक, मेनी सरप्लस लेबर आर अडॉप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारा क्या है? एग्रीकल्चर में तुम लोग को बता ही दिए थे कि हम लोग उतना ही कमाते हैं जितना कि खा सके, ये उतना ही उगाते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर में पता है क्या देखने को मिलता है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां एक आदमी का काम है वहां 5 आदमी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं 5 आदमी? ऑप्शन नहीं है उनके पास में। वो 3 आदमी अगर दूसरा काम ढूंढे भी बिहार में तो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो ना चाह करके भी क्या करते हैं? अपने ही एक ही काम को तीनों मिल करके करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री लग जाए तो हमारा जो सरप्लस वर्कर है, जो एक्स्ट्रा वर्कर है, वो क्या कहाँ काम करेगा? इंडस्ट्री में काम करेगा। बोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन हेल्प द नेशनल टू ऑफ द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है? हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं ना उसके जगह पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? हम एक सब्स्टिट्यूट पैदा कर देंगे तो हमारा इम्पोर्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉइंट सबको ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में सब मार पाएगा। उसके बाद बोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर हमारा डेवलप क्यों नहीं हो रहा था इतने सालों से? रीजन बहुत सिंपल है। एग्रीकल्चर के डेवलप ना होने का बहुत सारा कारण है। क्या कारण है? सबसे पहला, हमारा एग्रीकल्चर अनाज तो बहुत उगाता था, बट अनाज को उगा करके अनाज को क्या करना पड़ेगा? खपत भी तो करना पड़ेगा। नहीं समझा बात को? आज चीनी का खपत क्यों ज्यादा है बोल तो? क्योंकि चीनी के लिए इंडस्ट्री लोग बहुत आगे बढ़ गया है। नहीं समझा बात को? पहले चीनी का उपयोग कहाँ होता था? गांव में चीनी का उपयोग कहाँ हो सकता था? खीर बनाने में, चाय बनाने में, और बोल हाँ खाना बनाने में। अभी चीनी का उपयोग कहाँ हो रहा है?
जितना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है सब में चीनी, जितना शरबत पी रहा है सब में चीनी, जितना आइसक्रीम खा रहा है सब में चीनी। उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, यानी हम लोग चीनी को सिर्फ घर के तरफ से नहीं ठूस रहे हैं, बल्कि वैरायटी ऑफ तरीके से हम लोग चीनी का क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट मोड पे चला आया है। समझ आया बात को? यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, रिलेशन में क्रिएट होता है। तो हम लोग अगर 1947 का बात करते हैं तो एग्रीकल्चर कहां से आगे बढ़ेगा? चीनी का खपत ही नहीं था, लोग गांव में अपना चीनी खुद ही घर में उगाते थे, टेंशन लेने का बात नहीं था। बट अब तो इंडस्ट्रियां मांग रही हैं कि हमको चीनी चाहिए। हम तो सिर्फ चीनी का बात किए भाई। अभी जो स्लाइस है आम का खपत, पहले आम का खपत कब होता था? मम्मी लोग बोलती है कि हमारे घर में तुमको नहीं पता आम कैसे खाया जाता है। बोले कैसे खाया जाता है? पूरा एक कोठरी होता था, उस कोठरी में ऊपर तक आम होता था, ऐसे लेयर बना होता था। हम लोग जाते थे, अच्छा आम को चुन करके खा लेते थे। उसके बाद जो आम बच जाता था उसका बनता था अमोट, थोड़ा सड़ा हुआ आम का, जिसको जो आज बनता है आम सत्तो। अगर तो लोग को यहाँ पे दे दें तो हमको लगता है कि 250-250 ग्राम तो लोग खा लेगा, क्योंकि वो टेस्टी है, इतना होता है। तो इसके लिए आम का कंजम्पशन क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। आज किसी के घर में इतना लोटा हुआ आम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास इतना आम रहता है वो क्या करता है, अपने आम को बेच देता है स्लाइस जैसी कंपनियों को। क्लियर हुआ? यहाँ पे बोल रहा है। तो यानी कि उसके बाद बोला इंडस्ट्री हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट द मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन द नेशन। ऑब्वियसली बात है, तो नॉर्मल सा बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? वाह, फैंटास्टिक। इसको घुमाया जा सकता है, रोटेट तो होगा ऑप्शन है तो। वाह, आते यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है बाबू, ये डेटा ना तुम लोग को थोड़ा घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इतिहास टाइप का डेटा है, हम तो लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है? हर चीज को यहाँ पे पढ़ाना कोई संभव नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था हम लोग का? 1951 से 1956। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2 को डेटा दिया हुआ है, ये सब एमसीक्यू पढ़ेगा ना तो वहां से जल्दी हो जाएगा, ठीक है? इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में देख, फोर्थ एक प्लान को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे। देयर वाज अ 3 ईयर गैप बिटवीन द एंड ऑफ द थर्ड प्लान and the commencement of the fourth plan. In the between the annual plans were conducted, the industrial progress in this plan period was really depressing. The reason for the इसको पढ़ेगा, इतना ज्यादा है सब चीज को। 9th है ना। अब आते हैं हम लोग का यहाँ पे पब्लिक सेक्टर। ये सारा प्लान को एक बार पढ़ के आएगा। एक काम है तुम लोग का, अगले दिन ना इसका नोट्स बना के लाना तो मेरे को कॉपी में हर प्लान का, और आपस में आके सब शेयर कर लेना। सबसे बेस्ट नोट होगा। नोट मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का 2-3 को की पॉइंट, सब लोग 3-3 की पॉइंट हर प्लान का लिखना, ठीक है? पूरा बैच लिखना है, सब लोग आपस में शेयर कर लेना। सिंपल सा बात है, बेस्ट नोट बन जाएगा, उससे बढ़िया नोट्स कुछ नहीं बनेगा। चलो आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब पता ही होगा, जहाँ पे सरकार का क्या होता है, बोलवाला। हमारे देश में देश आजाद होने के बाद प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, पब्लिक सेक्टर ही हमारे देश में देखने को मिलता था। तो पब्लिक सेक्टर की बात करें हम लोग का तो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ रैपिड पेस। बाप रे बाप, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा लगता है तुम लोग को? क्या टॉपिक दिया हुआ है? पब्लिक सेक्टर का मतलब कौन रे भाई? कोल इंडिया, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ये सब हम लोग का पब्लिक सेक्टर था। देख पब्लिक सेक्टर आया कब था, सबका डेट दिख दिया हुआ 1964। यहाँ बोर्ड देखना, 1964 दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पे देख क्या दिया हुआ, 1964। उसके बाद 1973, 1948, 1972, यानी कि सबका सब जो ये आया सब देश आजाद होने के बाद आया। यानी उसके पहले तक हमारे देश में तो कुछ नहीं था, ना पब्लिक सेक्टर था ना प्राइवेट सेक्टर था। ब्रिटिश के अंदर हम लोग सब जीते थे, जो चलाता था वो वही चलते थे। तो इस समय पे आकर के हमारे देश में क्या बोला, द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कब आया? देश जब आजाद हुआ तो देश में देखा गया कि कौन कौन से चीज सबसे अच्छे हैं। देश में क्या निकला सबसे पहले? कोयला, क्योंकि हमारे पास उस समय एनर्जी का साधन जो था सिर्फ क्या था, कोयला ही था, राइट? इसीलिए तुम लोग देखा होगा, कुछ मूवी देखा होगा तो उसमें कोयला का लूटपाट दिखाया जाता था। पहले का मूवी जब जाएगा 1947 सबका, उस मूवी में तो दिखाया गया है, अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर, उसमें भी कोयला लूटा गया। वसीपुर या वसीपुर जो बोलता है, उसमें भी कोयला लूटते हुए दिखाया गया, क्योंकि हमारा देश डिपेंडेंट किसके ऊपर में था, कोयला। उसके बाद अभी वो मूवी बना ना KGF, वो तो सोना का खदान, बट था तो कोयला भी वहां भी निकल रहा था ना, वो भी एक जरिया था। दिखाया गया मेन मुद्दा सोना कर दिया, कोयला नहीं बेचा जा रहा था।
कोयला का बहुत बड़ा तस्करी होता था, समझा, चोरी होता था कोयला का, बहुत बड़ा घोटाला, डाकू लोग कोयले पे जिंदा रहता था, तो कोयला था। उसके बाद में क्या बोला, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस हमारा बहुत था। उसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सीधा सा लॉजिक था, हमारे देश में उस समय ना तो कोई इतना पढ़ा लिखा था, ना तो कोई किसी के पास इतना पैसा था, और ना तो किसी ने बिजनेस करते हुए किसी को देखा था। तो जो भी बिजनेस हुआ, जो भी बड़ा चीज हुआ, वो सब किसके अंडर में आ गया, गवर्नमेंट बोली कि हम ही सब चीज को चलाएंगे, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे वो कोल इंडिया हो जाए, चाहे वो भारत गैस हो जाए, चाहे वो हमारा क्या नाम है हवाई जहाज हो जाए, और चाहे वो हमारा बम जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में आर्म्स हो जाए। ये सारा का सारा किसके अंडर में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तुम लोग अगर कांग्रेस को गाली हमेशा देगा, तो भाई कांग्रेस को हमेशा गाली नहीं दिया जा सकता ना भाई। कांग्रेस क्या कर सकती थी उसमें, जब देश आजाद हुआ तो देश में अंबानी और टाटा तो संभव थे नहीं, तो उस समय सरकार ना चाहते हुए भी सारा जिम्मा सरकार को क्या लेना पड़ता था, खुद लेना पड़ता था। इसीलिए उस समय घोटाला भी क्या होता था, बहुत ज्यादा, और बहुत लंबे समय तक इस चीज को रोका गया, बहुत लंबे समय तक, कि हर चीज के ऊपर अधिकार किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। अब ये अभी हम लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट को पढ़ेंगे। तो भाई जब ये पहली बार आया तो देश के लिए क्या था, ये नेगेटिव पॉइंट तो था नहीं, ये क्या था, सारा पॉजिटिव पॉइंट। जहां कोयला घोटाला हो रहा था, वो घोटाला बंद होकर के अब किसके अंडर में आ गया, गवर्नमेंट के अंडर में। तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट रैपिड पेस, यानी इंडिया में क्या हुआ, तगड़ा क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ टान करके, यानी सब लोगों को रोजगार मिला, देश का तरक्की हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। सरकार ने बहुत सारा पैसा इस बिजनेस में लगाया, जो पैसा क्या देने लगा, रिटर्न देना भी चालू कर दिया। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। पिछला पेज यही है ना, पेज ये पेज सही है। चलो आते हैं पे क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। पहली बार सरकार को, वही देख इसी समय में हम लोग का ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, और सरकार को पहली बार एहसास हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि वो लोगों का पेट पाले, बल्कि हमारा एग्रीकल्चर क्या बन सकता है, एक सेक्टर बन सकता है जहां से हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। और यही हुआ, और उसके बाद से एग्रीकल्चर में जिसके पास जितना जमीन था सब उतने जमीन पे खेती करना शुरू कर दिया, और जो सरप्लस बचता था धान चावल, उसको मार्केट में क्या करता था, बेच देता था, दूसरे कंट्रियों को भी बेचने लगा। रिमूवल ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटी, क्या बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द बैकवर्ड रीजन। हमारे देश में अब क्या थे, ब्रिटिश लोग थे, तो ब्रिटिश लोग हमेशा से जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो कहां किया, शहरों में किया। कहां पे, कलकत्ता सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। क्यों कलकत्ता सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे था, यहां से सामान का ले जाना और ले आना क्या था, आसान था। तो उनका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिला, जहां पे ब्रिटिश का फायदा था। बट जब सरकार बनी तो सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, पूरे देश के लोग हमारे हैं, और सब जगह पे डेवलपमेंट हुआ। आज कांग्रेस का ही देन है कि आज गांव के हर एक घर, हर एक छोटे छोटे गांव में भी क्या है, स्कूल्स हैं। समझ में आया, ये अंबानी और टाटा होते तो शायद इन स्कूलों को तो पूछा भी नहीं जाता। तो प्लीज उनको हमेशा से कटघरे में खड़ा कर देना गलत बात है। इनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा कब मिला, जब सरकार ने बिजनेस को चला करके दिखाया, तब हमारे देश के पूंजीपतियों का क्या खुला, जिनके पास बहुत पैसा था, उनका आंख खुला कि भाई हम लोग भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर यहाँ पे बिजनेस का होना स्टार्ट हुआ। राइज इन द एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिला। फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक सोसाइटी मतलब सोशल का मतलब जहाँ पे सबको रोजगार मिला। सरकारी तो रोजगार देती थी ना भाई, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं, हर घर में सरकारी नौकरी लगभग होता था। बिग पुश, इंडियन इकोनॉमी को आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को थोड़ा सा फायदा। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब पता है किसी को, गरीबी के दलदल में फंसे रह जाना। आते हैं रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इंपॉर्टेंस पढ़ लेना आराम से, क्योंकि वो पढ़ा है मतलब ये भी हो गया। इंपॉर्टेंस पढ़ाना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस मतलब पब्लिक सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस था भाई, देश को रोजगार मिला, ये सब मिला, और क्या, जो जो वहां टॉपिक था वही वही यहाँ भी टॉपिक है। चलो अब आते हैं यस वीकनेस। पब्लिक सेक्टर डूब कैसे गया, क्यों पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगा, ह्यूज लॉसेस। क्या हुआ, सरकार था, सरकार ने जिसको एक बार नौकरी दे दिया वो अपने आप को क्या समझने लगा था, राजा। सोच ऐसा नौकरी था कि आजो तक लड़की का बाप बोलता है कि बेटी के बियाह करन तो सरकारी नौकरी वाला से करन। बड़ा दिक्कत है हम लड़का लोग के लिए। हाँ, सुंदर कन्या मिलने के लिए क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। इसीलिए बोला कि कोई टेंशन ना, पहले से सेटिंग रही।
है बोल हाँ, छिपाने का बात है। तो ध्यान से देखेगा इन चीजों को, तो ये बड़ा दिक्कत का बात है। ये हमारे देश में आज तक चलते हैं। कहां से चलते हैं? यही से, क्योंकि हमारे देश में एक समय ऐसा हुआ कि लोगों को नौकरी तो मिला, लेकिन नौकरी मिलते ही वो लोग समझने लगा कि ये नौकरी नहीं बल्कि क्या है, बस अब हम राजा बन गए। अब ये राजा बनने की वजह से कोई काम नहीं करता था, बट हर महीने पैसा गिनता, जिसकी वजह से हम लोग को ह्यूज लॉसेस हुआ। फॉल्टी मार्केटिंग पॉलिसी, सरकारी था। आज भी कितने सरकारी लोग को देखता है कि उन लोगों का मार्केटिंग पॉलिसी, कोई मार्केटिंग है पॉलिसी नहीं है, बस जिस तरह से चल रहा है चलने दो। उसके बाद इम्प्रॉपर पॉलिसी, कुछ नहीं था। एक्सेसिव कॉस्ट, आज अगर प्राइवेट में किसी को अगर बैंडल आना है तो प्राइवेट वाला क्या बोलेगा, भाई यहां से ट्रेन पकड़ ले बाली से, बैंडल उतर जाना, वहां से टोटो से चल जाना। बट अगर सरकारी वाला दफ्तर होगा और अगर वो होगा, वो बोलेगा हम नहीं जाएंगे, हमको ट्रेन में उल्टी आता है। लोगों को बस में आता है, उसको ट्रेन में आता है। अब वो क्या करवाएगा, सरकारी का एक्स्ट्रा खर्चा करवाएगा। देखा कभी पुलिस को पैदल चलते, वो सब गाड़ी में चल रहा है ना, बोले तो पैदल हम कभी पुलिस को देखे, अरे भाई मोटा हो गया भाई, पैदल चल, नहीं चलेगा। पता है इसमें बिजनेस है, तो लोगों को पता नहीं एक्चुअली। जितना गाड़ी में घूम रहा है ना, वो सरकार का गाड़ी नहीं है, वो सब गाड़ी है, तू लोग भी खरीद करके दे सकता है। एक एक गाड़ी का मंथली 25,000 रुपये मिलता है। आगे समझ में आया? इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ये सब का दिक्कत का बात क्या है, पॉलिटिकल। कुछ भी यहाँ पे होगा तो बीच में पहले कौन आएगी, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट आएगी तो कितना फायदा होता है तो लोगों को पता ही है। एक्सेसिव कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन, ये वाला पॉइंट को पढ़ेगा। बस आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एमएसएमई। अभी कुछ दिन पहले इसको लेकर के बड़ा डिस्कशन चल रहा था। अचानक से निर्मला सीतारमण जी ने कोविड के समय खड़ा होकर के बोल दिया था कि 20,000 करोड़ रुपए हम किसको देंगे, एमएसएमई को देंगे। राहुल गांधी अलग परेशान, हमारा को हम सबको 10,000 रुपए दे दीजिए। मैंने जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए। अरे भाई सबको 10,000 रुपए दे देगी तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। एमएसएमई सेक्टर में देगी, मतलब एमएसएमई कौन है, क्या है फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, द मीडियम स्मॉल माइक्रो enterprise play a vital role in the ensuring the different goals such as the balancing regional development, removal of income inequality, economic growth। यानी कि देख कितना फायदा है इससे, क्या क्या टॉपिक फायदा है देख, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यानी एमएसएमई का मतलब होता है कि छोटे पैमाने पे बिजनेस, छोटे पैमाने का बिजनेस हर जगह पे लगा हुआ है। कहाँ पे, गांव के हर छोटे छोटे शहरों में लगा हुआ है। तुम लोग को एक चीज हम समझाएं आज, तुम लोग को ये एमएसएमई के बारे में थोड़ा ज्यादा समझाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए जानना। तुम लोग ये एक गलत फहमी में जी रहा है ना कि हमारे देश का सारा बिजनेस अंबानी जी और टाटा जी कर ले रहे हैं, जी रहा है ना, और उसको लेकर के खूब गाली दे रहा है बीजेपी को। जब से बीजेपी आइल बा, जितना बड़ा इंडस्ट्री है वो सबका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अरे भाई जब भी कुछ बदलाव होगा ना तो उस बदलाव का फायदा कुछ ही लोग को मिलता है, और वो फायदा अभी किसको मिल गया, उस समय जब बदलाव हुआ तो उस समय खड़ा था अंबानी जी, टाटा, सबने फायदा उठाया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब फायदा उठाया। लेकिन याद रख बात को भाई, कितने दिन तक फायदा उठाएंगे ये लोग, 20 साल, 40 साल, 60 साल। बीज स्टार्ट हो चुका है। बीज मतलब तुमको क्या लगता है सिर्फ फ्लिपकार्ट से सामान बिकता है? आज लोग इंस्टा पे भी सामान बेच रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, कोई भी चीज, कपड़ा उपड़ा, जूता, ये जो छोटा छोटा लोग आज बढ़ रहा है, एक समय आएगा कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है छोटा छोटा हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो बीज बोना स्टार्ट हो गया। अब ये एमएसएमई जब आता है तो इसका फायदा क्या है कि एमएसएमई छोटा छोटा मात्रा में होता है, इसलिए लोग बड़े मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए लोगों का जरूरत यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एमएसएमई इसलिए बहुत देश के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, ये लोगों में रोजगार पैदा करता है। रोजगार मतलब गरीबों को क्या बनाता है, अमीर बनाने की तरफ चलता है। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई देख लो, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये डे बाय डे चेंज होता है, क्योंकि हमारा पैसा भी क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। एक समय 100 का वैल्यू अलग था, आज 100 का वैल्यू अलग है, और आने वाले समय में 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे एक तो हिंट दिया हुआ है। माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, याद रखना बाबू लोग, कल के डेट में तुम लोग भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाएगा, समझा, और यहीं से एमसीक्यू पूछेगा, ये पूरा वीवीआई करके इस गोला को मान ले। क्या बोला, माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, अप टू 10 लाख सर्विस सेक्टर में। अगर जैसे हम लोग, अगर हम अभी 10, मेरा बिजनेस 10 लाख के अंदर है, तो हम किसके अंदर में आएंगे, माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर में आएंगे। अगर मान ले मेरा ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग, हम कुछ बना के तुम लोग को बेचते, तो कितने लाख तक रहता है मेरा पावर, 25 लाख तक।
स्मॉल इंटरप्राइज 10 लाख से ज्यादा 200 लाख से कम, वहां पे देख 25 लाख से ज्यादा 500 लाख से कम। मीडियम एंटरप्राइज 200 लाख से ज्यादा 500, 25 लाख से, बट लेस देन कितना 1000 लाख। क्लियर है? तो ये था हम लोग का एमएसएमई के बारे में। ये बहुत बड़ा सेक्टर था, धीरे धीरे ये सेक्टर हम लोग का लुप्त होते जा रहा था, कुछ बड़े लोग आ गए थे देश में, इसलिए। एमएसएमई प्ले अ वाइटल रोल बताई थी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, कितना बोल रहा है एमएसएमई सेक्टर से, कितना आता था हम लोग का लगभग 8% के आसपास, अभी बढ़ के कितना हुआ लगभग 11-12। भैया ये एमसीक्यू में क्या पूछेगा भाई, एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछेगा, इसके इंपॉर्टेंस पूछेंगे, एमएसएमई क्या कर सकता है, इसके फायदे गिनवाएंगे, तो गिनने देना भाई। देख वहां पे क्या क्या रोल प्ले करता है, तो कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी बताई दिए कि देश के इनकम का एक पार्ट प्ले करता है यहाँ से। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे, ये नहीं देखता, ये छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी एमएसएमई लोग स्टार्ट करते हैं। मुर्गी पालन ये सब किस में चला जाता है, एमएसएमई में ही चला जाता है, छोटे छोटे उद्योगों में। तो ये हर जगह को डेवलप करता है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बात है ये बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार देता है। जितना छोटा उद्योग है ना वहां पे रोजगार ज्यादा मिलेगा। रीजन, क्योंकि वहां पे मशीन का इस्तेमाल कम और हाथ का इस्तेमाल ज्यादा। आज भी देखेगा केक बनना, बीड़ी बनना, ये सब जो बनता है, बेकरी सब जो है, इसमें मशीन कम होता है और हाथ से काम ज्यादा होता है। उसके बाद ये फीमेल लेबरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बड़े कंपनियों में फीमेल लेबर ना हो, बट यहाँ पे क्या होता है, अचार इंडस्ट्री, ये सब में पापड़ इंडस्ट्री, ये सब जगह पे क्या होता है, फीमेल का काम जो होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आते हैं पे सप्लाई ऑफ, देखिए इसको हम लोग ना सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं। सेमी फिनिश गुड्स मतलब जितने बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो लोग हर चीज को बनाता नहीं है, वो लोग हर चीज क्या करता है, कुछ चीजों को बना बनाया खरीद लेता है। कहां से खरीद लेता है वो लोग, एमएसएमई से कांटेक्ट करके वहां से खरीद लेता है। केएफसी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अब केएफसी क्या करे, कल मुर्गी पालना शुरू कर दे, पालेगा मुर्गी, तो केएफसी क्या करेगा, मुर्गी कहां से खरीद लेगा, एमएसएमई से खरीद लेगा। समझ में आया? उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, बड़ा बनने के लिए रिश्ता वाला लोग को कौन समझाए, बड़ा बनने के लिए कभी भी अपने ब्रांड के साथ छोटे ब्रांड को मत जोड़, नहीं समझा बात को। अगर हमको जोड़ना है अपने साथ तो किसको जोड़ना पड़ेगा, बड़ा। राहुल को नहीं रख सकते हम, राहुल अकाउंट्स बड़ा, डूब जाएंगे हम। केएफसी के बिजनेस को फॉलो कर, केएफसी आज तक सिर्फ चिकन बेचता है। पेप्सी किसका, कोल्ड ड्रिंक किसका बेचता है, बोलता है भैया हम लोग गेवे नहीं के कोई लेवा नहीं। गई है केएफसी कभी, नहीं गई है। केएफसी सिर्फ चिकन बेचता है, और जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो पेप्सी कंपनी का बेचता है। क्यों, वो चाहे तो नहीं अपना पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक बनाना कौन सा बड़ा बात है, उसको पता है कि बिजनेस अगर बड़े मात्रा में करना है तो साथ में भी किसको रखना पड़ेगा, हर जगह प्रॉफिट देखने से नहीं चलेगा। अब वो मुर्गी पालने जाएगा तो उसका मुर्गी में पोलियो मार देगा, उससे बढ़िया मुर्गी को खरीद लो अच्छे जगह से। तो तुम लोग भी सब गलती मत करना। हाँ लेस भी तो आलू खरीदता है, हाँ लेस भी लेस आलू खाना शुरू कर दे, ठीक है, वेरी गुड है, सही जा रहा है, मतलब मेरा बिजनेस का बात आया कहीं से। चलो नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन लोग का जो सबसे खास बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, मतलब कि जो रियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इनडायरेक्ट खर्चा का मतलब कोई बता, थोड़ा सा मेरे को भी समझ नहीं आया, थोड़ा बता। मैं इनडायरेक्ट खर्चा मतलब कैसा, थोड़ा समझा। हाँ बोल रहा है यहाँ पे, हाँ घुमा फिरा के बोल सकती है एक टाइप का। इन एमएसएमई द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इज लेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली एमएसएमई डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर स्किल्ड लेबर्स। समझा बात को? ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अपने घर के 5 आदमी को भी सिखा सकते हैं कि चल कमाओ कर। तो हुआ क्या कि हम उसको सैलरी देना स्टार्ट कर दिए। बट जो बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो अरे गहरे नत्थू गहरे को नहीं बोल सकते कि तू काम कर। अब वो क्या करेगी, पहले अपना एक होर्डिंग लगवाएगी, वॉक इन इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। अब वॉक इन इंटरव्यू लगा देना तेरे लिए बहुत आसान है, इंटरव्यू तो लेना है भैया, 2 मिनट का काम है। गलत। एक दिन में एक एचआर बैठेगा तो हार्डली 50 बच्चों का इंटरव्यू लेगा।
अगर 500 कैंडिडेट का एप्लीकेशन है तो 10 दिन बैठेगा, 10 दिन एचआर का खर्चा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद बड़ी इंडस्ट्री है तो अपने लेबर को ट्रेनिंग देगी 2 महीना, तो 2 महीने का स्टिपेंड पे करेगी। इसको बोलते हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो यहां पे यूज नहीं होगा। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, इजीली इसको किया जा सकता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल सबसे खास बात है, बड़े इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हमारे देश में है ना, वो लोग हमारे देश में बड़ा रोल प्ले नहीं करते। विदेशों में इससे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बोलता है कि इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट हमको इंडिया से नहीं खरीदना है। किससे खरीदना है इंडस्ट्री का प्रोडक्ट? चाइना से खरीदना है। चाइना इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, जो भी बनाती है टॉप लेवल बनाती है। हम उसके सामने लाइट बनाएंगे तो हम इंडिया वाले नहीं खरीदेंगे, तो विदेश वाला क्या खरीदेगा? लेकिन हमारे देश का आम विदेश भी खरीदने के लिए बाध्य होगा। हमारे देश में सिल्क साड़ी जो हाथ से बनता है वो विदेशी लोग खरीदता है। समझ आया बात को? तो कहीं ना कहीं एमएसएमई ही हमारे एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत बढ़ाता है, टैक्सेस वगैरह सब यहां से भी कलेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे एमएसएमई का? लैक ऑफ डिमांड। दिक्कत है कि इनका सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे देश के लोग ही हमारे देश में हाथ से बना हुआ सामान खरीदने के लिए राजी नहीं। आज देख ले, पूरे 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 ऑल ओवर इंडिया में जितने दुकान खुल रहे हैं वो दुकान किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? पैकेट। आया हमको नहीं लगता कि मम्मी के हाथ का अचार आज लोगों को पसंद आने लगा है। झूठ मत बोलना, गरीबी में आटा गीला तब मम्मी का हाथ का अचार ठीक बा, वरना वो अचार वाला जो बेचने आता है ना, लेवल लगता है ना। झूठ मत बोल, दिखने में तो वही अच्छा लगता है भाई, और उसका वो कूलेर अचार तो उधर तो बेसी पावा जाए, आता ना अचार वाला। हाँ देखा, मुंडी हिला दी। तो ये हम लोग का एक दिक्कत है कि हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करने लगे हैं? पैकेट फूड्स को। तो इस वजह से हम लोग का एक डिमांड थोड़ा सा कम हो गया। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन लोगों के पास में दिक्कत है कि ये लोग जब पैसा मांगने जाता है तो इन लोगों को वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाता, बैंक से भी बहुत दिक्कत होता है। लैक ऑफ क्रेडिट, इन लोग को सरकार लोन भी, मतलब बैंक वाले भी इनको लोन नहीं देना चाहते, बोलते हैं तरीका कहीं डूब हो गया तो। इसीलिए इनके लिए कौन खड़ी हो जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हम हैं आपके लिए, आप लोन लीजिए। चलो नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। व्हाट इज सर्विस सेक्टर? सिंपली पता ही होगा सर्विस सेक्टर का मतलब, जहां पे हम लोग क्या देते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टाइम है ना अभी हम लोग के पास में, अभी तो 5:17 ही हुआ है, आधा घंटा। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब बोल रहा था फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडर द सर्विस सेक्टर। क्या क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल स्टेट, ओनरशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विस। बोला जाए तो भैया यही तो चल ही रहा है मार्केट में। आज हम लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर धीरे धीरे होते जा रहे हैं? सर्विस सेक्टर के ऊपर ही तो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसका रोल क्या है भाई? अच्छा एक बात बता, इंडस्ट्री का रोल और सर्विस सेक्टर का रोल अलग होगा भाई। ये भी देश को क्या देगा? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। ये भी देश में क्या क्रिएट करवाएगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाएगा। बस जान ले कि सर्विस सेक्टर क्या होता है। हो जाएगा उम्मीद करते हैं, ठीक है? एक ही चीज को बार बार मत पढ़। अब इसमें से जो डाउट होगा मेरे से पूछना। ये देख, ये तो बोले थे तुम लोग को कि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत फायदेमंद है। अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ा अट्रैक्शन है किसके लिए? विदेशों के लिए, क्योंकि विदेश को लगता है कि जितना सस्ते में यहाँ के लोग काम कर लेते हैं सर्विस में, वहां कोई और करता नहीं। इसलिए हमारे देश में एमएनसी बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने बैंक वगैरह सब है, सब इसी में आता है। बैंकिंग सेक्टर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? बार बार याद दिलाते हैं, याद रखा, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। उसी के बाद से हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए थे, हमारे देश में इंडस्ट्री आ गई थी। उसी समय से हमारे देश में पहले एलआईसी एक ही था, एलआईसी, उसके बाद सभी लोग एलआईसी बेचना शुरू कर दिए थे। नेशनलाइज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बैंक के बारे में ऑलरेडी तो लोग बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बार बार हमको पढ़ाने का जरूरत नहीं है, नबार दुबार है, ठीक है? इसको पढ़ेगा थोड़ा सा घर पे ना पढ़ना शुरू कर, समझा? घर पे बैठ के
15-20 मिनट एटलीस्ट 2-3 पन्ना करके पढ़ा कर, वो ज़्यादा तेरे लिए फायदेमंद है। अगर आगे जा करके पढ़ेगा, हम अगले दिन सुनेंगे, ठीक है, हम उतना नौटंकी हमको नहीं पता, हम आगे खड़ा करा के पूछेंगे, हमको मत उत्तर देना, हम बताएंगे अच्छे से। कमर्शियल बैंक के बारे में बता दें, हम लोग जितने बैंकों में जाते हैं वो सब के सब कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से बैंक है? जिनका मेन काम होता है इन्वेस्ट करना पैसा, यानी कि शेयर मार्केट सब में ये लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। डेवलपमेंट बैंक हमारे देश का आईडीबीआई, ये सब डेवलपमेंट बैंक है, इनका काम पैसा कमाना नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को ग्रो करना है। एग्रीकल्चर बैंक, नाबार्ड, ये लोग बेसिकली किसके लिए बने हैं? गांव के लोगों को लोन देने के लिए। कोऑपरेटिव बैंक, अब इसका नामो निशान नहीं है, इसको पढ़ना भी जरूरत नहीं है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, तुम लोगों का नौकरी लग सकता है आरआरबी में, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक मतलब ये गांव के लिए ही बना हुआ है। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक किसके लिए है? अगर तुमको किसी बिजनेस में एक्सपोर्ट करना है या फिर कोई चीज इंपोर्ट करना है तो आप लोन मांगने जाएंगे तो एसबीआई के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक्सिम के पास जाएंगे, वो आपका बेस्ट बैंक है। बेस्ट मतलब इस चीजों के लिए है। बैंक तो लोग बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी पढ़ने के बाद जिसको डाउट हो कि भैया हमको थोड़ा समझा दीजिए तो हमको बोलना, हम समझाएंगे। ज्यादा जाने का। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट थोड़ा समझाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट मतलब मोदी जी आने के बाद में बैंक क्रेडिट को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। हर जगह पे प्रचार होने लगा है लोन का। ऐसा लगता है कि लोन वाला बिना बिना पैसे के हमसे ले लेगा। एक बार लोन लेकर के देखना और एक बार मिस करके देखना। 500 रुपया जिस बैंक से पैसा कटता है उससे कटेगा, और जिससे लोन लिया था वो भी 500 रुपया, 1000 रुपया एक बार में कटता है, ठीक है। तो लोन लेने के पहले दोबारा सोच लेना, उसके बाद में मत आना। उसका तो मन करता है कि एनपीए, एनपीए क्या था थोड़ा समझा दें, कोई बताएगा एनपीए का मतलब? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? 2009 में देख कितना था, ये थोड़ा सा डेटा पढ़ लेगा, ठीक है। देख 2009 में कितना एनपीए था। एनपीए का मतलब बैंक से लोन लिया लेकिन उसको चुकाया नहीं किया। जैसे कि किसका केस था? नीरव मोदी का केस और विजय माल्या का केस। 2009 में देख कितना ज्यादा था, अभी देख 2013 तक में भी देख बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। और अभी भी हम लोग के देश में एनपीए बढ़ते ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? अब बोलेगा भैया इतना सिक्योरिटी है, इतना डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, फिर भी हमारे देश से ऐसा क्यों हो जा रहा है? भाई वही बात है ना कि तुम लोग को एक बात पता होगा ना कि जितना क्या बोलते हैं ना, हम लोग बचाने की तरफ देखते हैं, चोर उतना ताला खोलने की तरफ देखता है। तुम लोग एक घटना नहीं देखा होगा, बीजेपी अच्छी है हम हमेशा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग एक बहुत ध्यान से देखा होगा, जैसे ही बीजेपी सरकार में आई उसके पहले हमारे गवर्नर थे रघुनाथ राजन। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा था। लेकिन बीजेपी जैसे ही उसको हटा दी। क्यों हटा दी? साफ बात है, तुम लोग को बोले थे ना कि सरकार सिर्फ बीजेपी नहीं चलाती है, आरबीआई भी देश की एक तरह की क्या है, गवर्नमेंट ही आती है। आरबीआई चाहे ना तो मिनटों में देश को आगे बढ़ा सकती है। और गवर्नर का पावर क्या होता है? बहुत अलग होता है। गवर्नर के पावर के ऊपर में मोदी जी आके नहीं बोल सकते कि नोट छापिए और वो छाप देगा। संविधान से सब चीज चलता है, समझ में आया? लेकिन हाँ यही बात है ना कि अगर बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि वो किसको चुनेगी। तो उस समय सब चीज उसका ज्यादा था, तो उसने क्या किया, उसको हटा करके अपने अकॉर्डिंग जो थोड़ा बहुत उसकी बातों को सुने उसको बनाया गया। और इन्हीं सब वजह से क्या होता है, ये नीरव मोदी वगैरह से भाग करके, तुमको क्या लगता है कि 500 करोड़ वो अकेले लेके भाग गया? उसमें कितना करोड़ तो बीजेपी फंड में गया होगा। सच्चाई है भाई, जब तक बीजेपी फंड में नहीं जाएगा यहाँ देश से भाग जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई, सब जगह पे खिलाया पिलाया जाता है तब जाकर के होता है। बिग बैंक में बिग बैंक कौन है हमारे देश में? सिटी बैंक। सिटी बैंक में तुम और हम अपना अकाउंट नहीं खुला सकते। तो लोग लगता होगा कि हम खुलेबे ना करें, मैं तो खुला ही नहीं सकता है। मिनिमम बैलेंस होता है 1 लाख। हाँ फॉरेन बैंक। अब भैया बिजनेस क्या करता है तो सोच भी नहीं सकता है। जितना बड़ा प्लेयर लोग है ना तो सब किसके पास जाएगा? सिटी बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। और जितने छोटे बैंक है वो अपना पैसा यूज करवाते हैं किससे? सिटी बैंक से। तो इसलिए ये सब बड़े बैंक में कहलाते हैं, बिग प्लेयर कहलाते हैं ये लोग। ये लोग तेरे जैसे कस्टमर को डील भी नहीं करना चाहते। आएगा 500 रुपये जमा करेगा, 200 रुपये निकालेगा, बोलेगा आगे की दरकार नहीं किया। तू बैंक ऑफ बड़ौदा भी जा, बैंक तो लोग पढ़ेगा, ठीक है। बैंक को अभी हम ज्यादा पोते ये नहीं कर रहे हैं। चलो कहते लिए तो फायदा हो गया। तो आईएफएस नहीं पढ़ा था ना, आईएफएस तो थर्ड सेमेस्टर पढ़ भी लिया, फाटा लिया। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस सेक्टर। थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर को हम ऐसे ही बोल दो, ठीक है, ताकि वो चैप्टर से जल्दी कंप्लीट हो जाए। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर हमारे 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस हमारी जिंदगी का आज एक सबसे बड़ा हथियार है। आज जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बिजनेस कर ले रहे हैं,
ये सबके पीछे एक ही आदमी खड़ा है, वो है इंश्योरेंस। जिंदगी में अगर तुमको आगे बढ़ना है तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए इंश्योरेंस। आज बिना इंश्योरेंस के कोई कहीं नहीं जाता। हाँ सही है अंबिका, यू आर फंटास्टिक से। अच्छा वो भी गलती मेरा ही है, सही बात है। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में देखेंगे तो हमारा दो इंश्योरेंस है, जनरल सेक्टर और जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के आज तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो कुरियर करता है ना, कुरियर वाला तेरे को जो कुरियर करता है वो पूछता है, वो कुरियर वाला कि अम्मा ने हमको ये फ़ोन कुरियर करना है। कुरियर वाला पूछता है ये फ़ोन का लगभग आप कितना रुपया समझते हैं अभी? तो तुम बोलेगा 10,000 में खरीदे थे, अभी वही 3,000 मिल जाएगा। बोलेगा ठीक है दे दीजिए। पता है वो तुमसे ये क्यों पूछा? वो इंश्योरेंस बना रहा होता है कि अगर रास्ता में कहीं फ़ोन खो गया तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको क्या दे देगी? 3,000 दे देगी। यानी कहने का मतलब कि जो कुरियर कर रहा है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर तू बोलता है इस फोन का 15,000 तो तुमको चार्जेस थोड़ा क्या देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। गलती से एक बार हम फोने भेज रहे थे अपनी दीदी को, तो हमसे पूछा कि फोनवा कितना का था? नया फोन था। बोले 2,000 होगा। भी बाद में जब हमको पता चला कि अरे भाई अगर कहीं खराब हो गया फोन रास्ता में तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना पे करेगी? 2,000 पे करेगी। तो भाई जितना है उतना ही बताओ। तो आज जितनी कंपनियां ये जो बड़ी बड़ी स्टार्ट हो रही है, ये लोग लोन लेने के बाद क्या करवा लेती हैं? उस लोन का भी इंश्योरेंस करवाती है कि अगर हमारी कंपनी डूब गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी? बैक करेगी। और इसी वजह से आज के रेट में सरवाइव करना थोड़ा सा क्या हो गया है? आसान, और लोग अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का हमारी जिंदगी में आज बहुत बड़ा अंग है। हम ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोग विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पड़ा था, गरीबी के दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमारे किसी के भी घर में इंश्योरेंस नहीं है। अगर है भी तो कौन सा इंश्योरेंस है हमारे घर में? लाइफ इंश्योरेंस, राइट। चलो फिर भी ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस हमारे घर में है। ये लैपटॉप खरीदते, जब तुम लोग फोन खरीदते हैं वहां पे ऑप्शन आता है 100 रुपए का इंश्योरेंस करा लीजिए, 2 साल का कवर। कोई नहीं करवाता है। और वही फोन वाले जा करके पता है क्या करता है? लोग दुकान में खूब स्टाइलिश खरीदता है कवर 300 रुपया का। इसको बोलते हैं मूर्खता। 20,000 का फोन खरीदिए तो 200 रुपया क्या करवा लीजिए? इंश्योरेंस भी करवा लीजिए। 3 साल तक का इंश्योरेंस हो गया। आप कभी डिस्प्ले टूट गया तो रोने का जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? पहले एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इंश्योरेंस ने हमारे जिंदगी को थोड़ा क्या कर दिया है? आसान कर दिया है, जिसके वजह से आज लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? ग्रो। आज जो लोग इतना भागा दौड़ी बड़े स्पीड में कर लेते हैं, पता है क्यों कर लेते हैं भागा दौड़ी इतने स्पीड में? क्योंकि उनको पता है कि हाथ तो टूट गया तो ठीक बना, क्या हो जाएगा? हाथ टूट जाएगा, जाएंगे सोएंगे, इंश्योरेंस कंपनी 2-4 लाख रुपए पे कर देगी, कहानी खत्म हो जाएगा। ये हम लोग के इंश्योरेंस के वजह से ही आज हम अपने बिजनेस को क्या कर पाते हैं? आगे बढ़ा पाते हैं। जनरल इंश्योरेंस का कहानी क्या? अगर घटना घटेगा तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या क्या है जनरल इंश्योरेंस में? हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस है? जनरल। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर तुम कराया है तो तुम अगर साल का 20,000 रुपया देता है तो अगर आपको कुछ होगा तो ही पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। घर पे जाके एक बार मम्मी को बोलना कि मम्मी हम ना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, तो मम्मी बोलेगी एकरा से क्या हुई? तो बोला कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमके 4 लाख रुपया दी। तो मम्मी बोली साल में कितना लगी? तुम बोला कि 15,000 रुपया मम्मी लगी। उसके बाद मम्मी पूछी कि अगर कुछ हो ना भाई तो कितना रुपया मिली? तेरा आंसर आएगा 9। तो मम्मी बोली 2 थाप मारा, कहा कि ज्यादा दरकार नहीं किया, मरे का प्लानिंग करो थोड़े का। यानी हमारी मम्मी को लगता है कि हर चीज हमको क्या मिले? रिटर्न के रूप में ही मिले। बट एक्चुअली रियलिटी निकाल के देख तो इसमें बहुत रिटर्न है। मेरा एज अभी 29 प्लस होने वाला है। अभी अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं 3 लाख का तो मेरा लगेगा लगभग 6,500 रुपया। 29 साल से लेकर के 50 साल यानी 20 साल तक अगर हम 6,000 रुपया करके दिए तो कितना जमा किए? हाँ 6,000 रुपया साल में दिए तो 20 साल तक अगर जमा किए तो कितना जमा किए? 1,20,000। गारंटी लेता है कि इस 20 सालों में मेरे को कुछ नहीं होगा? अगर तुमको हम रिस्क लेने बोले तो बोलेगा भैया 99% होगा 1% नहीं होगा। अब बात एकदम सही है, तो एकदम सही बोल रहा है। अब पता है कि अगर एक बार भी मेरे को कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल में तेरे को लगता है कि 1,20,000 का खर्चा आएगा? हम लिख के दे रहे हैं कि अगर तू एक अच्छा हो, अब तू हो गया चला गया SI
हाँ भाई, कुछ हुआ है तो चला गया, अपोलो चला गया। अब अपोलो में जाके सो जाएगा तो वहां एक और दिक्कत है, एसआई और वाल्स में तो फिर भी लड़ करके खिड़की से देख लेगा, हाँ ठीक बात। अपोलो में सब सीन नहीं है, पेशेंट अंदर मतलब अंदर। अब अंदर वो क्या निकालेगा, क्या करेगा, वो तो तू लोग जानता ही अच्छे से। अब अगर तू बिना इंश्योरेंस के गए अपोलो तो तेरे को एक डर ही बात का भी है कि वही कौवा बिरयानी वाला कहानी, चोट माथा में लगा, पेट कटा हुआ था। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो ये कि तू पैसा अपोलो को दे दिया, लेकिन वो टेस्ट ऐसा ऐसा लिखा जो लेवल अलग है। उस कंडीशन पे इंश्योरेंस तुमको बहुत फायदा देता है। अपोलो भी तेरा कुछ भी काटने, अब तेरे को लगा था चोट सर पे, तो अपोलो कंपनी को पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। यस, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा डेटा भेजेगी A to Z। और इंश्योरेंस कंपनी कोई मूर्ख नहीं है कि डॉक्टर की, तब तो डॉक्टर सेटिंग कर ले, उसको बोल अपने माथा काट ले, अब बोल की सिलाई उलाई करके 5 लाख का बिल बनाइए, 1 लाख मेरा, बाकी आपका ना। इतना आसान नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी वहां पे डॉक्टरों को एगो चेम्बर बैठा करके रखती है, समझ में आया? जो इसका काम यही है कि आप देखिए कि प्रॉपरली पैसा जा रहा है कि नहीं। सोच कितना बड़ा बेनिफिट मिला। आज के डेट में जब हम लोग का कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, तो हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है, क्योंकि तुम तो बहुत इमोशनल हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा ना कि ऐसे जहां किया ना डॉक्टर बाबू, जो पैसा लगेगा बस। समझ में आया? इसलिए इंश्योरेंस हम लोग को डबल प्रोटेक्टिव देती है। एक तो हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है वो भी पता करवाती है, और हमको डर से भी एकदम फिक्र हो जाता है। समझा पाए बात को? तो एक्चुअली वो 1,20,000 रुपया मम्मी को लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट एक्चुअली इट इज अ इन्वेस्टमेंट। कर लेना चाहिए लोगों को। समझा पाए बात को? आज हम ही इतना आने जाना करते हैं, कुछ भी हो सकता है रास्ता में, तो कोई बड़ा बात नहीं है, डरने का बात नहीं। अगर इंश्योरेंस रहा तो करवा लेंगे। क्लियर हुआ? तो जान उसके बाद मेरे को डंडा मार देना, बोला भैया आप तो बोले थे आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, अभी कुछ दिन पहले इसका एक बेस्ट एग्जांपल था, बागरी मार्केट जला था, करोड़ों रुपया लॉस हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ। 15-20 दिन के अंदर बागरी मार्केट वापस से खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सबका इंश्योरेंस करवाया हुआ था। क्लियर हुआ? ये जितने लोग होते हैं सब इंश्योरेंस करवा के रिस्क को क्या करते हैं, बियर इजी कर देते हैं। नाव से जब सामान जाता है, मान के चल 5 करोड़ का जा रहा है, तो 5 करोड़ का सामान मान के चल उसमें तेरा प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया। अब तो उस 50 लाख में से क्या करेगा, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए किसको दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी को। अगर डूब गया कभी तो भाई तेरे को पैसा रिकवर हो जाए। तो भाई 5 लाख में अगर 4.5 लाख प्रॉफिट आया तो गलत है। अब यानी इंश्योरेंस को पता है किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है? इंश्योरेंस को अब कॉस्ट पकड़ लिया जाता है। नहीं समझा बात को? कुरियर कंपनी ने क्या पकड़ा? कॉस्ट पकड़ लिया ना कुरियर कंपनी। बोला भाई यहाँ से यहाँ तक भेजने का मेरा चार्ज 50 और 300 रुपया किस चीज का चार्ज? इंश्योरेंस। तो एक्चुअली तू वो घर पे क्या बोलता, कितना रुपया लगा? 350। तो अब इंश्योरेंस वो पार्ट नहीं, अब इंश्योरेंस क्या बन चुका है तेरा? कॉस्ट बन चुका। अब इस बात को समझना क्या है, सबके लिए पॉसिबल नहीं। ये है हम लोग का इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि तुम अगर मर भी गया तो भी पैसा मिलेगा, जिंदा रहा तो भी पैसा मिलेगा। और जनरल इंश्योरेंस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर घटना घटा तो पैसा मिलेगा, नहीं घटा तो पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक बाबू लोग? हाँ। बस हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर हम पूरा पढ़ा दिए। तो तू लोग पढ़ के आएगा क्या क्या सेक्टर पढ़ा है? पब्लिक सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंडस्ट्री। बाबू पूरा खत्म करके आना, ठीक है? मेरे को लगता है कि चैप्टर खत्म हो गया सर। और कुछ बच गया क्या? देख तो सर, ये अब अभिषेक बीओपी दे दिया है क्या? हो जाएगा बीओपी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। टाइमिंग भाई हम बहुत सिंपल सा बोला, जीत सर का टाइमिंग में बताया थोड़ा हमको। 11 से बोलना, 11 बजे छुट्टी हो जाता है। हमारा क्लास 11:30 बजे। हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। भाई सुबह 8 बजे मिले ना। अब 8 बजे किसको क्या परेशानी है? क्यों 8 बजे किसको किसको प्रॉब्लम है? क्या हो गया? सुना नहीं? कॉलेज का नहीं सुना? 8 बजे कर दीजिए, 9 बजे छोड़ दीजिए, हम लोग हो जाएगा। भाई 8 बजे में क्या दिक्कत है? आप किसको बोल छुट्टी कर लेना, फिर हम वही करेंगे। एक दिन 8 बजे रखेंगे, एक दिन 11:30 बजे रखेंगे, सब मिलकर एडजस्ट करना। कितना?
ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे करेंगे तो 8:30 बजे करेंगे, 7 बजे मेरा बैच है। ठीक है चल, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 8:30। 2 दिन का नहीं आया अरे भाई अब ऐसे नहीं होता भाई, तू एक ही दिन सब निपटा लेगा, बीओ करेगा एक ही दिन सब निपटा लेगा, बहु बात अलग होता है। और कुछ बोले नहीं तेरे को, बोल। एक साथ भी होता है भैया, हैं? हाँ, जिसका बजट कम रहता है, सुबह को शादी रात को होगा।